हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे आज। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस में किस तरह की चीज़ें आती है, जैसे प्रेशर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गई, एग्रेशन हो गया। तो प्रेशर का क्या मतलब है? प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत काम होता है और टाइम की बहुत कमी होती है, तो बहुत प्रेशर पड़ता है हमारी माइंड के ऊपर कि हमें वो काम ख़त्म करना है किसी तरीके से। और बहुत अर्जेंट डिमांड होती है कभी चीज़ों की, और लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उससे हमारे माइंड में एक प्रेशर सा पड़ता है। प्रेशर अकर्स व्हेन पीपल फील दैट दे थिंक वर्क दे मस्ट वर्क हार्डर एंड फास्टर। मतलब जब हमें ऐसा लगता है कि हमें और हार्ड वर्क करना है और फास्ट करना है, जैसे कोई एग्ज़ाम आने वाला हो, आ रहा हो। टाइम प्रेशर क्या होता है? जब हमारे पास टाइम की कमी होती है, अपने काम को ख़त्म करने के लिए टाइम की बहुत कमी होती है। और मोस्टली लोग कहते हैं कि हम प्रेशर में जो है वो अच्छा काम कर लेते हैं। वी वर्क वेल अंडर प्रेशर। हमने बहुत बार सुना है लोगों को कहते हुए कि प्रेशर में हम ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। पर एक साइकोलॉजिस्ट है, टेरेसा, उन्होंने ये चीज़ स्टडी करी है कि प्रेशर में ना क्रिएटिविटी बहुत कम हो जाती है। जिन लोगों को भी क्रिएटिव काम करना होता है, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने होते हैं, उनके ऊपर अगर आप टाइम का प्रेशर डालो तो उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो ये एक स्ट्रेसर की तरह काम करता है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है ये प्रेशर। ये हमारे को स्ट्रेस देता है। फिर आता है अनकंट्रोलेबिलिटी। अनकंट्रोलेबिलिटी का मतलब है जहाँ हम अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, जहाँ हमारे पास डिग्री ऑफ कंट्रोल ज़ीरो होता है या बहुत कम होता है। उस केस में हमें स्ट्रेस फील होता है। तो रिसर्चर्स ने ये पता किया है कि लैक ऑफ कंट्रोल इन अ सिचुएशन एक्चुअली इंक्रीजेस स्ट्रेस डिसऑर्डर सिम्टम्स। कि किसी भी सिचुएशन में लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से जो स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा दिखते हैं। जैसे एक स्टडी करी गई थी कि एक नर्सिंग होम में जहाँ पे एल्डरली लोग रहते थे, वहाँ पे ये देखा गया कि उन लोगों को अपनी लाइफ का कंट्रोल ज़्यादा दिया। जब अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उनको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दी, तो बीइंग एबल टू चूज़ एक्टिविटीज़ एंड देयर टाइमिंग, मतलब कि खुद से वो अपना टाइमिंग चूज़ कर सके हर एक्टिविटी का। तो उसमें क्या हुआ कि वो ज़्यादा एक्टिव हो गए, ज़्यादा सोशिएबल हो गए, ज़्यादा बेटर हो गए थे। और एक रीसेंट स्टडी में ये भी पता चला है कि जो लोग अपने आप से रिटायर होते हैं वो जो है वो ज़्यादा खुश होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिन लोगों को बाय फोर्स रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो उन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है। द स्ट्रेस इंक्रीजिंग इफेक्ट्स लैक ऑफ कंट्रोल एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्ट्रेस एज वेल। तो कभी कभी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से स्ट्रेस होता है, जब हमें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है आगे। वो भी इसीलिए क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि कल को क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। तो जब आपके सिचुएशन में अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा हो तो आपको लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन, तो उस केस में भी आपको स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है। In one study, rats were either given an electric shock after a warning tone or given a shock with no warning. That rats received the unpredictable shocks developed severe stomach ulcers. तो ये तो इन्होंने अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट रैट्स के ऊपर करके दिखाया कि जब उनको वार्निंग के साथ दे रहे थे और वार्निंग के बिना, दोनों टाइम ही शॉक दे रहे थे, तो जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल शॉक उनको लग रहा था, मतलब बिना वार्निंग के, उन लोगों को स्टमक अल्सर ज़्यादा हो गए, जो कि एक स्ट्रेस का सिम्टम होता है, स्ट्रेस के रीज़न हो सकता है। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कब होती है? जब हमें किसी चीज़ के लिए रोक दिया जाए, प्रिवेंट किया जाए, जब हमारा गोल ना पूरा हो रहा हो जो हम करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेसर का काम करता है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन कब होती है? जैसे आपकी कार खराब हो गई, आपने कहीं ज़रूरी जाना है, या आपको कोई जॉब ऑफर नहीं मिली जो आपके लिए ज़रूरी थी, या आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई, कोई लॉस हो गया, रिजेक्शन हो गई, फेलियर हो गया। ये तो एक्सटर्नल कॉजेज हो गए। तो ऑब्वियसली सम फ्रस्ट्रेशंस आर माइनर एंड अदर आर मोर सीरियस। तो कुछ ऐसी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं और कुछ ज़्यादा सीरियस भी हो सकती हैं। सपोज आप मॉल जा रहे हो घूमने के लिए और ट्रैफिक में फंसे हो, तो फ्रस्ट्रेशन उस टाइम भी हो रही है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप कुछ ऐसा करने नहीं जा रहे हो जहाँ पे आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल। अब इंटरनल में कौन से होते हैं? जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, जैसे आपका कोई गोल अचीव नहीं हो पा रहा है,
कोई पर्सन है वो कुछ करना चाहता है बट उसके पास वो नहीं है, मतलब रिसोर्सेज नहीं है पूरे तरीके से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है कोई, लेकिन उसकी हाइट नहीं है, वेट नहीं है उस हिसाब से, तो कोई गोल अचीव ना कर पाना एक इंटरनल फ्रस्ट्रेशन बनता है। और उस केस में क्या होता है कि अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं। या तो लोग अपना परसिस्टेंस दिखाते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है कि वो एफर्ट करते रहते हैं, कंटिन्यूड एफर्ट करते रहते हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो उनके लगता है कि उनके बस में है, शायद वो कर सकते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा तो उसके लिए पढ़ते रहना और मेहनत करते रहना, वो हो गई परसिस्टेंस। सो फॉर एग्जाम्पल एनीवन हु हैज़ एवर पुट कॉइन्स इन अ ड्रिंक मशीन, तो जैसे आपने देखा ही है किसी मशीन में आप कोई कॉइन या कुछ डालते हो, वो नहीं चलती तो आप उसे पहले बटन दबाते हो, फिर थोड़ा और ज़ोर से उसको मारते हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन को हम परसिस्टेंस में चेंज कर रहे हैं और एफर्ट लगा रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा क्या होता है रिस्पॉन्स, दूसरा रिस्पॉन्स हो जाता है एग्रेशन। एग्रेशन क्या हो जाता है, जब हमें लगता है कि हमारे परसिस्टेंस के बाद भी कोई चीज़ हमें नहीं मिलेगी या हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि किसी को हार्म करके या किसी को डिस्ट्रॉय करके हो। तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एक्शन मेंट टू हार्म और डिस्ट्रॉय इज अनफॉर्चुनेटली अनदर टिपिकल रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन का एक टिपिकल रिएक्शन होता है एग्रेशन। और although they believe that some form of frustration nearly always precede aggression, but that does not mean frustration always leads to aggression। तो देखो फ्रस्ट्रेशन तो हमें होता है मोस्टली जब हमें एग्रेशन जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि वो डिस्ट्रक्शन के लिए ही हो या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही हो। एग्रेशन एक परसिस्टेंस का फॉर्म भी हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने काम को पूरा करने में लगा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसको तोड़ फोड़ रहा है, मतलब वो उसमें पूरा एफर्ट कर रहा है और हार्ड वर्क कर रहा है लगातार, उसको भी एग्रेशन कहते हैं, जो एक पॉजिटिव एग्रेशन होता है। तो एग्रेशन नेगेटिव नहीं होता हमेशा, किसी को डैमेज करने के लिए नहीं होता, एक परसिस्टेंस की ही एक फॉर्म को हम एग्रेशन भी कह सकते हैं। लगातार मेहनत करना, एग्रेसिवली उस काम में लगे रहना, मतलब सब कुछ छोड़ के उसी में लगे रहना, वो भी एक फॉर्म ऑफ एग्रेशन है। सो इन अ रीफॉर्मुलेशन ऑफ द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, Berkowitz state that frustration creates an internal readiness to aggress, but that aggression will not follow unless certain external cues are also present। तो नया एक हाइपोथेसिस फिर से फॉर्मुलेट किया है, ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन का हाइपोथेसिस फिर से एक बार फॉर्मुलेट किया, और इसमें ये बोला कि फ्रस्ट्रेशन एक इंटरनल रेडीनेस क्रिएट करता है। रेडीनेस क्रिएट करता है एग्रेस करने के लिए, एग्रेस मतलब रिस्पॉन्ड करने के लिए किसी तरीके से एग्रेशन के फॉर्म में, लेकिन उसके लिए बाहर के एक्सटर्नल क्यूज भी उसी तरह के होने ज़रूरी हैं। For example, if a human source of a person frustration is far larger and stronger in appearance, then frustrated person aggression is an unlikely outcome। तो ये कह रहे हैं कि सपोज जिस चीज़ की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो चीज़ आपसे कहीं ज़्यादा बड़ी और कहीं ज़्यादा स्टेटस में हाई है, तो आप उसके ऊपर एग्रेशन नहीं दिखा सकते, तो वो आउटकम नहीं आएगा। तो एग्रेशन दिखाने का भी डिपेंड किस पे होता है, एक्सटर्नल क्यूज भी होने चाहिए कि आप जिसके ऊपर एग्रेशन दिखा रहे हो क्या आप उसके ऊपर दिखा सकते हो या नहीं। तो ये है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। वन कुड ट्राई टू रीजन विद द पर्सन हु इज द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो रीजनिंग कर सकते हैं, रीजनिंग मतलब उससे बातचीत कर सकते हो, ये भी एक परसिस्टेंस का ही फॉर्म है। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर सकते हो, अगर उसको आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते तो उससे जाके बात कर सकते हो। अब इसमें और क्या रिएक्शन होते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है तो एक तो हमने देखा परसिस्टेंस होती है कि उसके ऊपर और हार्ड वर्क करने लग जाते हैं लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा ये देखा कि नहीं कर पाते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं, उसमें उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं। नहीं कर पाते हैं तो रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकें फ्रस्ट्रेशन के साथ। एक पॉसिबिलिटी और होती है यहाँ पे एक रिएक्शन की, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस्ड एग्रेशन जिसको बोला जाता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे
कोई ऑफिस में या स्कूल में आपके ऊपर किसी ने कुछ बोला आपको, जिससे आपको एग्रेशन या बहुत एग्रेसिव फील हो रहा है, और आपने क्या किया, द पर्सन वन रियली वॉन्ट्स टू स्ट्राइक आउट इज एट वंस बॉस, द टीचर और हुएवर वट एवर कॉज द फ्रस्ट्रेशन इन द फर्स्ट प्लेस। अब सपोज ऑफिस में आपके बॉस ने कुछ बोल दिया, आपको मन कर रहा है कि उससे जाके झगड़ा कर लो या उसे कुछ बोल दो, लेकिन आप वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा वो आपसे अथॉरिटी में, आपसे स्टेटस में हायर है, और अगर आप ऐसा करोगे तो उससे आप अपना लॉस कर सकते हो, तो आप एक वीकर टारगेट हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, अपना एग्रेशन डिस्प्लेस कर दोगे। डिस्प्लेस मतलब किसी और पे निकाल दोगे गुस्सा, जो आपसे वीकर टारगेट है, क्योंकि आप अपने बॉस को नहीं बोल सकते, तो आप अपने से वीकर, जैसे आपने वहाँ अपने पियन को डांट दिया या आपने किसी फ्रेंड से झगड़ा कर लिया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। क्योंकि आप अपने से हायर स्टेटस वाले पर्सन पे एग्रेशन नहीं निकाल पाए, तो आपने रीजनिंग नहीं करी, आपने परसिस्टेंस नहीं दिखाई, आपने एग्रेशन ही दिखाया लेकिन किसी और के ऊपर। सो दैट कुड बी डेंजरस, सो द एग्रेशन इज रिवर्स्ड रिजर्व फॉर अनदर लेस थ्रेटनिंग। तो आप अपना एग्रेशन बचा के रख रहे हो। कई बार तो लोग घर आके शाम को घर में झगड़ा करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में उनके बॉस ने कुछ बोल दिया। तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप अपने अंदर ही अंदर एग्रेशन को दबा के रख रहे हो। काफ़ी देर तक के लिए आपने उसको रोका है कि आप घर जाओगे और घर में जाके गुस्सा निकालोगे। अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं, और उससे आपको कई बार ये होता है कि परसिस्टेंस दिखाने से नहीं काम चलता, रीजनिंग से काम नहीं चलता है, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर आप एग्रेशन दिखाते हो। In one study, male unemployment and single parenthood were the two factors most highly correlated to rates of child abuse. तो एक मतलब इनकी जो स्टडीज़ हैं काफ़ी सारी, उनमें से एक ऐसी है जहाँ पे मेल अनएम्प्लॉयमेंट है अगर, या सिंगल पेरेंटहुड है, उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ होता है। Unemployment is also one of the factors correlated most highly with number of murder of abused women, creating 4 times risk of murder of women. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा एक ऐसा फैक्टर है जो फ्रस्ट्रेशन का कारण है, जिसकी वजह से क्राइम्स होते हैं, और डिस्प्लेस एंगर होते हैं, जो बच्चों के ऊपर एग्रेशन शो किया जाता है, क्योंकि बच्चों को वीकर टारगेट्स या वुमेन को वीकर टारगेट्स मान के उनके ऊपर एग्रेशन शो किया जाता है। Such targets often become scapegoats और habitual target of displaced aggression। मतलब एक हैबिट बन जाती है कि बाहर बॉस ने कुछ बोला, घर आके अपनी वाइफ से, अपने बच्चों को मारा है, अपनी वाइफ से झगड़ा कर लिया, तो ये स्केपगोट्स हो जाते हैं, अपना गुस्सा निकालने का तरीका हो जाता है, हैबिट बन जाती है। पेट्स भी हो सकते हैं, अपने पेट को मारा है, या बच्चों को, या स्पाउस को, या माइनॉरिटी ग्रुप, कोई भी ऐसा जो आपसे वीकर हो। और जो रिएक्शन हो सकता है एग्रेशन में वो क्या है, एस्केप और विड्रॉल। एस्केप और विड्रॉल का मतलब है वहां से चले जाना, छोड़ देना, ड्रॉप आउट हो जाना, जॉब छोड़ देना, रिलेशनशिप खत्म कर देना, मतलब वहां से हट जाना, तो बिल्कुल एस्केप हो जाना, विड्रॉल कर लेना, तो उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कर देना, वो भी एक रिएक्शन है। तो ये थे एग्रेशन से रिलेटेड अलग अलग टाइप के रिएक्शन। फिर आता है अनदर साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेसर होता है, वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपका किसी के साथ झगड़ा है, बन नहीं रहा है, आपके ओपिनियन अलग हैं, दूसरे के ओपिनियन अलग हैं, तो उस केस में क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। अब कॉन्फ्लिक्ट में क्या लिखा है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट पहला है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अ पर्सन experiences desires for two goals, each of which is attractive. Typically this type of conflict is called a win-win situation, relatively easy to resolve because both goals are desirable. The only stress involved is having to choose them between them. तो अब यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, किसी दूसरे के साथ की नहीं। अब अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट जो पहला इन्होंने बोला है, सपोज आपके पास दो चीज़ें हैं, आपको दोनों ही चाहिए, लेकिन आपको दोनों में से एक चूज़ करनी पड़ेगी। एक ऐसी जॉब है जो आपके डिज़ायर्ड आपको स्टेटस दे रही है, जो आपको चाहिए। एक दूसरी जॉब है जो आपको
जिसमें आपको पैसे बहुत मिल रहे हैं, एक में आपको पोजीशन बहुत हाई मिल रही है, दूसरी जॉब में पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। दोनों ही ऐसी सिचुएशन है जैसे विन विन सिचुएशन होती है ना, कि दोनों में ही आपका फ़ायदा है। लेकिन स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस ये हो रहा है कि आपको उन दोनों में से एक को ही चूज करना है, आपको दोनों नहीं मिल सकती। तो उस केस को बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, कि दोनों ही चीज़ें अप्रोचेबल है, दोनों ही चाहिए आपको, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि ये छोड़ना है कि वो हो गया अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपके अंदर जो चलता है, आपके माइंड में। फिर दूसरा है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस केस में क्या लिखा हुआ है कि द चॉइस इज बिटवीन टू और मोर गोल्स और इवेंट्स दैट आर अनप्लेजेंट। तो दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो आपको दोनों ही नहीं पसंद, लेकिन आपको एक के साथ तो जाना ही पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज सो कॉमन दैट देयर आर न्यूमरस फ्रेजेस टू सिंबलाइज इट। जैसे कुछ फ्रेजेस भी हैं इसमें, जैसे कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। हिंदी में जैसे कहावत है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, इस टाइप की कहावतें इंग्लिश में भी बहुत सारी हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। सेम यही चीज़ जो बता रही हैं कि दोनों तरफ ही लूज सिचुएशन है, और आपको किसी एक को चूज करना है, और दोनों के आपको मतलब ये नहीं है कि आप दोनों को छोड़ के, आप दोनों में से एक साइड तो आपको जाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि टूथ, जैसे आपके दांत में दर्द हो रहा है और आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो या तो दांत का दर्द सह लो या डेंटिस्ट के पास जाओ, जो मोस्टली लोगों को नहीं पसंद। तो ये हो गया अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के साथ लाइफ में ये चीज़ें होती हैं कि हमें कई बार दोनों चीज़ें नहीं चाहिए होती, पर एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है। फिर आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि दे ओनली इन्वॉल्व वन गोल और इवेंट। एक ही गोल होता है, और द गोल और इवेंट में हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, मतलब उसी पर्टिकुलर गोल के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हो सकते हैं। तो वो गोल अपीलिंग भी हो सकता है और अनअपीलिंग भी हो सकता है। अनअपीलिंग मतलब, जैसे इनका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। मैरिज इज अ बिग डिसीजन टू मेक फॉर एनीवन, यूजुअली हैज इट्स बोथ अट्रैक्टिव फीचर्स सच एज टुगेदरनेस, शेयरिंग, कंपेनियनशिप एंड नेगेटिव फीचर्स। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो मैरिज का दिया है कि कई लोगों के लिए जैसे मैरिज एक बहुत ही अप्रोचेबल इवेंट है, मतलब सबको लगता है कि इससे क्या होता है, कंपेनियनशिप होती है, टुगेदरनेस होती है। बट इसके नेगेटिव, कई लोग होते हैं जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बहुत शेयरिंग हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मनी इश्यूज हो सकते हैं, मॉर्टगेजेस हो सकते हैं। तो अब ये है कि ये दोनों ही सिचुएशन है इसमें। द मोस्ट स्ट्रेसफुल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉजिंग मैनी पीपल टू वेस्लेट, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके सामने कोई ऐसा गोल है जिसके आपको पॉजिटिव भी बहुत दिख रहे हैं और नेगेटिव भी बहुत दिख रहे हैं, और नेगेटिव भी कम नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसको चूज़ कर लो, या पॉजिटिव इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसको छोड़ दो। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जिसमें लोग बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो अप्रोच अवॉइडेंस है कि आप उसको अप्रोच भी करना चाहते हो, आप उसको छोड़ना भी चाहते हो। एंड देन लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस मतलब, जैसे अप्रोच अवॉइडेंस में था कि एक ही गोल के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहे थे, यहाँ पे क्या है कि दो गोल ऐसे हैं जिसके दोनों के ही पॉजिटिव भी हैं, दोनों के ही नेगेटिव भी हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि आपने घर खरीदना है आउट इन द कंट्री और इन द सिटी, तो आपने सिटी में लेना है कि सिटी के बाहर लेना है, दोनों ही गोल्स आपके ठीक हैं, दोनों की पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और सबके अपने अट्रैक्शंस भी हैं। ऐसे ही जब करियर हम चूज़ करते हैं, तो करियर चूज़ करने में अलग अलग टाइप्स के जितने भी फील्ड हैं उसके दोनों सबके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है उस टाइम पे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स की बात करती हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस पे चलेंगे। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।